जैसे किसी का नाम रमेश है तो वो घर के बाहर रहीम है। वो इसलिए करते थे क्योंकि अगर किसी ढाबे पे पानी पी लिया और उनको ये पता चल गया कि ये काफिर है, नॉन मुस्लिम है, तो उसके साथ मारपीट होना बड़ी आम बात थी। बस में सीट नहीं मिलना, बस से धक्के दे के उतार देना। मॉब लिंचिंग बहुत आसान है। कोई सी भी काफिर से बदला लेना है तो 2 पन्ने फाड़ के उनके कुरान के वो किसी के घर पे फेंक देंगे और बेअदबी का, कुरान की बेअदबी का नाम लगा के मॉब लिंचिंग होगी, घर जला देंगे, दुकान जला देंगे, आदमी को मार देंगे। शरिया के अनुसार जिस भी व्यक्ति ने इस्लाम में अपना धर्मांतरण करा लिया, उसके जन्म के रिश्ते स्वतः समाप्त हो गए। अब उसके माँ बाप से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, उसके भाई बहनों से कोई संबंध नहीं हो सकता। बच्चियाँ कोर्टों में चिल्लाती रही, जज साहब हमें वापस भेज दो, लेकिन जज ने बोला कि अब ये लीगली मुसलमान हो गई है और इसकी प्यूबिलिटी आ गई है, इसलिए ये अपने निकाह करे हुए शौहर के पास रहेगी, इसलिए हमको एक भी बच्ची वापस नहीं मिलती है। तो जुडिशल ब्लैकआउट है। 21वीं शताब्दी में डे लाइट में गन पॉइंट पे हमारी बच्चियों को इस तरीके से किडनैप किया जा रहा है। 9 साल से लेकर 16 साल उनकी आयु होती है, कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत ही भयंकर और त्रासद बात है जिस पे ये सभ्य समाज बात नहीं करता। हम आज भी गुरुओं की मर्यादा का पालन कर रहे हैं और आप अपनी बच्चियों की किडनैपिंग पे बात नहीं कर रहे हो। आप श्री सिंह जैसे परिवारों को जाके नहीं संभाल रहे हो। आपके हमारे होते हुए सिख और हिंदुओं की ग्रॉस पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में 16.7% थी और ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ पे हिंदू बौद्ध जैन की पॉपुलेशन थी 28%। वहाँ 6% रह गए या 2% से नीचे हो गए। कोई बोल रहा है क्या? पंजाब और पेशावर के एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है वो लाखों में से 6000 कैसे रह गए? भाई धरती खा गई कि आसमान निकल जाए। सत्य ये है, ज़्यादातर लोग मारे गए, बाकी के केस कत्ल करके उनको जबरन कलमा पढ़वा के उनकी सुन्नत कर दी गई। जिन बाबा साहेब का पूरा जीवन दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकारों के लिए निकल गया, जिनकी फोटो लगा के आपने शादी की, आपको शर्म नहीं आई? आपने उन्हीं वंचितों, दलितों, आदिवासियों के घर बिना नोटिस दिए तोड़ दिए और 3-3 बहनों के हाथ पैर तोड़वा दिए। लेकिन उसने बड़ी ठंडी ठंडी बात में कहा कि यार ले जाओ ना सारे तुसी, ले जाओ इन सबको, हमने तो मुसलमानों के लिए देश बनाया था ना, ये यहाँ पे रहे क्यों? अल्टीमेटली उसने बोला इनको कन्वर्ट होना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा। आपकी सरकार को बोलो दरवाजे खोले, सबको ले जाए, हमको नहीं चाहिए। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो आज तक निरस्त नहीं हुआ। तो क्या राज्य सरकारें और भारत सरकार बाध्य नहीं है उस काम को करने के लिए? हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है लैंड जिहाद का, हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है लव जिहाद का, हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है साइबर फ्रॉड का, हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है गौ तस्करी और गौ हत्या का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रैली को कोटा में परमिशन दी जाती है, जिस पीएफआई को अभी भारत सरकार ने संदिग्ध और आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए बैन किया, उसकी रैली को हमारे यहाँ अनुमति मिलती है। हमारे यहाँ राज नहीं है, हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है आजकल। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ हैं जय ओझा जी, निमित्त एकम के को फाउंडर हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दिलाने में और पाकिस्तान में जो फोर्स्ड कन्वर्जन होती है उनसे बचा के लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हज़ारों की तादाद में वहाँ से जो हिंदू बच्चियाँ, माएँ और बहनें हैं उनको बचा करके भारत लेके आए। और हम लोग तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें करते हैं, आप तक चीज़ें पहुँचाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो काम करने वाले जो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं इस देश में जो हिंदू समाज के लिए जो कार्य करते हैं उनमें से एक हैं। और मुझे इस बात पे गर्व है कि हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो जय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी देखने वालों को, हमारे वैभव भाई के नए चैनल डीओ न्यूज़ के दर्शकों को। आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, साथ निभाते हैं, हमारी बात वैभव भाई बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। तो वैभव भाई इन दिनों बड़ी चीज़ें हो रही हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का नहीं आना, ऐसे ही दौर में जो एक नोटिफिकेशन है पुराना, उसका भारत सरकार द्वारा रिन्यू न किया जाना, जिसके कारण रोज़ सुबह 5 बजे भोर में हमारे पाकिस्तानी हिंदू सिख भाई बहन पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर लाइन लगाते हैं अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। जिनकी नागरिकता का अंतिम पड़ाव है उनको पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए और नागरिकता त्यागने के लिए लाइन लगानी पड़ती है।
पूर्व में माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, चूंकि उनको पता था कि ये सब लोग बहुत निर्धन हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं और नेहरू लियाकत पैक्ट के अनुरूप इनको लीगली भारत में शेल्टर असाइलम अप्रूव हो गई है, तो अभी वापस नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एनिमी मुल्क को क्यों पैसा देना है, तो आप एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे जो 31 दिसंबर 2009 तक आए हैं वो कलेक्टर के यहाँ सरेंडर करके नागरिकता की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और पासपोर्ट एक्सपायर इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी 7,500 रुपये सालाना प्रति व्यक्ति लेती है। 10-10 जनों का परिवार है, खदानों में काम करने वाले लोग हैं। जाति से अगर हम देखें तो अनुसूचित जनजाति के भील समाज के लोग बड़ी संख्या में हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के मेघवाल, कोली, बागड़ी और हमारे ओड राजपूत समाज राजस्थान में ओबीसी में, अन्य राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है। तो ये सब निर्धन और भूमि विहीन जातियां हैं पाकिस्तान में। तो ये वहाँ से आते हैं तो इनके पास पैसे नहीं होते। मैं तो मेरे दादाजी के लिए हर बार बात करते हुए कहता हूँ कि उनकी पुण्याई है हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम लोग बड़ी प्रॉस्पर कम्युनिटी थे अरोड़ा, वहाँ पे खत्री अरोड़ा, और हमारे भी बुज़ुर्ग जब आए तो खाली हाथ नंगे पैर आए। तो हमको अपना बेस बनाने में 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई। मेरी पीढ़ी तक स्ट्रगल हुआ, मेरे दादाजी का स्ट्रगल मैंने सुना, मेरे पिताजी का स्ट्रगल मैंने जिया, उनके साथ में साइकिल पे बैठ के हज़ारों किलोमीटर मैं घूमा हूँ साइकिल पे आगे बैठ के, और कैसे घर में पहला स्कूटर आया ये मैंने आंखों से देखा। तो इन लोगों का 1947 आज है और ये अनपढ़ भी हैं। और उसके अलावा इनमें कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये घनघोर यातनाओं और प्रताड़नाओं के बाद बड़ी मुश्किल से निकल के भारत आते हैं। तो इतनी अप्रेस्ड कम्युनिटी का आदमी जब खुली हवा में सांस लेने के लिए पहुंच जाता है तो भी वो विश्वास नहीं कर पाता कि उसका जीवन सुरक्षित है। जो पाकिस्तानी हिंदू आते हैं जिनको आप भारत की नागरिकता आप करा के देते हैं, एक कुछ 2-4 कॉमन पॉइंट्स ऐसे क्या हैं जो वो सारे शेयर करते हैं, सारे बताते हैं जो उनका जीवन है वहाँ पे पाकिस्तान में एज अ हिंदू जी। तो कुछ 4-5 बातें ऐसी कौन सी हैं जो आते हैं तो वो सारे के सारे वो 4-5 बातें सारे कहते हैं? एक बड़ी कॉमन बात है कि महिलाएं और बच्चियां हमेशा वहाँ कहती हैं कि हम तो बाहर की दुनिया ही नहीं देख पाते थे। स्पेशली इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध के जो परिवार हैं वहाँ की महिलाएं और बच्चियों की एक बात हमेशा कॉमन होती है कि हमारा आदमी जब घर से बाहर जाता था तो हमको बाहर से ताला लगा के बंद करके जाता था हमारी सहमति से, जिससे कि जिहादी समाज को ये न लगे कि घर में कोई है और वो गन पॉइंट पे बच्ची न उठा के ले जाएं। तो ये एक बड़ी कॉमन बात है। दूसरी बात, ड्यूअल आइडेंटिटी मेंटेन करना, दोहरी पहचान रखना। सब लोग एक नाम मुस्लिम नाम अपना निकनेम रखते थे। जैसे किसी का नाम रमेश है तो वो घर के बाहर रहीम है। वो इसलिए करते थे क्योंकि अगर किसी ढाबे पे पानी पी लिया और उनको ये पता चल गया कि ये काफिर है, नॉन मुस्लिम है, तो उसके साथ मारपीट होना बड़ी आम बात थी। बस में सीट नहीं मिलना, बस से धक्के दे के उतार देना, रास्ते चलते मार पिटाई हो जाना, ये एक बहुत कॉमन बातें हैं जो डे टू डे की लाइफ में वहाँ पे आम हिंदू को जीनी पड़ती हैं, आम सिख को जीनी पड़ती है। सिखों का और भी संकट है क्योंकि उनकी रिलीजियस पहचान, उनकी पगड़ी, उनकी दाढ़ी, उनकी मूछ और उनका पहनावा, उससे वो अपनी पहचान भी नहीं छुपा सकते। तो उनका संकट हिंदुओं से भी ज़्यादा बड़ा है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। दूसरा, कदम कदम पर उनको इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए दबाव दिया जाता है और प्रपोज किया जाता है। इस डर से वो अपनी नौकरियां, धंधे और अपने सर्किल को लगातार चेंज करने के लिए मजबूर रहते हैं। तो उनकी लाइफ में स्थिरता नहीं आती है, स्टडी नहीं है, उनकी लाइफ बहुत फ्लक्चुएशन वाली है। तीसरी चीज़, जो हमारी ये दलित और ट्राइबल जातियां हैं, ये भूमिहीन जातियां हैं और पाकिस्तान में लैंड सेटलमेंट एक्ट नहीं आया, तो वहाँ के धनाढ्य जागीरदारों ने, मुस्लिम जागीरदारों ने इनके बड़ों को ये कह के रोक लिया कि उस सूखे राजस्थान में जाके क्या करोगे, तुम यहीं रह जाओ, हमारे पास ज़मीनें हैं, यहाँ आराम से खेती वेती करो, हमारा काम करो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। लेकिन उन वडेरों की, जागीरदारों की प्राइवेट जेलें हैं, उनकी बच्चियों को कभी भी सेक्स स्लेवरी के लिए उठा लिया जाता है, उनको छोटी मोटी गलती पे भी प्राइवेट जेलों में बंद करके मारा जाता है। सर्दियों से बचने के लिए वो लोग ज़मीन में खड्डा खोद करके उसमें रहते हैं, क्योंकि जब हम ज़मीन खोदते हैं तो नीचे से थोड़ी सी गर्म होती है वो, और उनको उतने से ही कपड़े दिए जाते हैं कि उनका सर्वाइवल हो जाए, उनको उतना सा ही अनाज दिया जाता है जिससे वो जी लें, क्योंकि मज़दूर का मरना भी उनके लिए परेशानी है, फिर मज़दूरी कौन करेगा। तो बॉन्डेड लेबर वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा विस्तारित है और ये बड़ा कॉमन पॉइंट है। बच्चियों को घर में बंद करके रखना ये बहुत कॉमन पॉइंट है। और डुअल नाम रखना और दोहरी पहचान को जारी रखना,
ये 2-3 चीज़ें सदैव लगभग सभी लोगों के मुंह से सुनने को मिलती हैं। फिर पढ़े लिखे लोगों का नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत नॉर्मल बात है, और डॉक्टरों को जाके क्लिनिक में गोली मार देना, मतलब मॉब लिंचिंग बहुत आसान है। कोई सी भी काफिर से बदला लेना है तो 2 पन्ने फाड़ के उनके कुरान के वो किसी के घर पे फेंक देंगे, और बेअदबी का, कुरान की बेअदबी का नाम लगा के मॉब लिंचिंग होगी, घर जला देंगे, दुकान जला देंगे, आदमी को मार देंगे। दीज आर द कॉमन थिंग्स। जो भी हिंदू समाज के एक्टिविस्ट हैं ज़्यादातर, जैसे डैरकी के पास में नाउमल है, एक स्कूल के अंदर टीचर थे, उन्होंने एक बच्ची का केस लड़ा, महक कुमारी का, और वो बच्ची फाइनली कोर्ट से किसी तरीके से वो ले आए कस्टडी के लिए। तो बच्ची को कोर्ट ने उनको कस्टोडियन बना के अपने घर पे रखने के लिए कहा, जो बच्ची किडनैप हुई थी। और फिर नाउमल के घर पे हमला हुआ बेअदबी का नाम लेके, और नाउमल जेल चला गया और बच्ची को जिहादी उठा के ले गए। तो ये बड़ी आम चीज़ें हैं जो वहाँ के समाज में रोज़ घट रही हैं। 4 बच्चियाँ रोज़ उठती हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, ये ऑफिशियल डेटा है। लेकिन ये वो केसेस हैं जो थाने तक पहुंच जाते हैं, हालांकि बच्ची मिलती नहीं है एक भी वापस, ये अलग बात है। थाने में केस होने के बाद भी कोई बच्ची आज तक वापस नहीं मिली। इसलिए नहीं होती वैभव भाई कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने ज़माने में एक संविधान संशोधन किया था। जब भी शरिया लॉ और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपस में टकराएगा तो शरिया ऊपर रहेगा, सुपीरियर रहेगा, और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नीचे रहेगा। तो पाकिस्तान का कानून तो ये कहता है कि बच्ची की विवाह की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन शरिया लॉ के हिसाब से जिस भी बच्ची की प्यूबिटी आ गई है उसको बालिग माना जाएगा। तो 9-9 साल की बच्चियों को उठा करके उनका फोर्स कन्वर्जन करके उनका फोर्स निकाह किसी 40 साल के आदमी से करा के एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जाती है, जिसमें ये प्रूव हो जाता है कि इस बच्ची की प्यूबिटी यानी मेंसेस आ गए हैं। तो ऐसे में उसका पढ़ा हुआ कलमा जायज़ हो गया, उसका किया हुआ निकाह जायज़ हो गया, और शरिया के अनुसार जिस भी व्यक्ति ने इस्लाम में अपना धर्मांतरण करा लिया, उसके जन्म के रिश्ते स्वतः समाप्त हो गए। अब उसके माँ बाप से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, उसके भाई बहनों से कोई संबंध नहीं हो सकता। बच्चियाँ कोर्टों में चिल्लाती रही, जज साहब हमें वापस भेज दो, लेकिन जज ने बोला कि अब ये लीगली मुसलमान हो गई है और इसकी प्यूबिटी आ गई है, इसलिए ये अपने निकाह करे हुए शौहर के पास रहेगी, इसलिए हमको एक भी बच्ची वापस नहीं मिलती है। तो जुडिशल ब्लैकआउट है, और मीडिया में भी ऑलमोस्ट ब्लैकआउट है। तो उनकी मजबूरी हो गई, जब से सोशल मीडिया आया है तो ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो जाती हैं, तो उनको दिखाना और अपनी सफाई देना। और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लैकआउट है और पुलिस का ब्लैकआउट है, उनके पास में कोई मरने जीने को जगह नहीं है। तो क्या मतलब एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो समाज है वो समाज ही इस कुकृत्य में शामिल है, चाहे उसमें, बिकॉज आपने जब आप मीडिया इंक्लूड कर दिया, जुडिशरी इंक्लूड कर दी, आपने पुलिस को इंक्लूड कर दिया, और ये जो कृत्य करने वाले वो तो समाज के आम लोग हैं। हाँ बिल्कुल आम तो अगर लोग हैं। आम लोग से लेकर के एग्जीक्यूटिव से लेकर के जुडिशरी तक अगर सारे ही इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब एक सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में ये चीज़ चलाई जा रही है पूरे देश की तरफ से। देखिए, इसकी इनिशिएशन हुई है वहाँ मीर पीर वडेरा नेक्सस से। मीर यानी पूर्व राज परिवार, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे पुराने राज परिवार हैं। पीर यानी दरगाहों के इमाम, उलेमा, चिश्ती, ये सब लोग हो गए। और वडेरा यानी फ्यूडल्स, बड़े सामंत जागीरदार। भारत में लैंड सेटलमेंट एक्ट आया, जागीरदारों से, राजाओं से ज़मीनें ले ली, और आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल आदमियों को काश्त करने के लिए वो ज़मीनें सरकार ने दे दी। लेकिन पार्टीशन के बाद में, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे दादाजी के पास में 2000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन थी हमारे परिवार के पास में। कहाँ पे? वहाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पे। तो जब वो छोड़ के आए पार्टीशन में, तो हमारे पड़ोसी जागीरदार ने कहा कि आपके कॉन्वॉय को मैं बॉर्डर तक पहुँचाता हूँ, आप मुझे अपनी लैंड का पोजीशन दे दो। तो हमें तो ज़मीन सिर पे रख के लानी नहीं थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसने 10 किलोमीटर पहले अपने लोगों को लगा के हमारा पूरा कॉन्वॉय लुटवा दिया। बस वो ज़मीन छोड़ने के कारण उसने इतनी सी ज़रूर लॉयल्टी निभाई कि हमारे लोगों के टुकड़े नहीं किए, और हम 600 लोग, दादाजी के और परदादाजी के नेतृत्व में 600 लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ गए। तो वो 4000 बीघा का लैंडलॉर्ड हो गया, और वो ज़मीन उसने अपने नाम करा ली। यहाँ से जाने वाले रिफ्यूजियों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ कभी लैंड सेटलमेंट एक्ट आया ही नहीं। वहाँ पे समान ज़मीनें हो सबके पास में, ऐसा कभी कोई प्रावधान हुआ नहीं। तो वो लोग इस नेक्सस को ग्राउंड पे निभाते हैं। मियाँ मिट्टू और पीर जान सरहंदी जैसे जो चिश्ती हैं, डहर की शरीफ का जो वो है चिश्ती मियाँ मिट्टू, गद्दी नशीन,
वो इस पूरे माफिया का नेक्सस का माफिया है, चीफ है, और पीरजान सरंदी इसका चीफ है। हमने देखा कि ये मियाँ मिट्ठू तो ये तो अक्सर जनरल बाजवा के साथ, इमरान खान के साथ, जितने वहाँ के जो पावरफुल सर्कल्स हैं उनमें उठता बैठता है। हाँ, दोनों दोनों वो उसके फोटो कम आते हैं। ये हाफिज सईद का भी दोस्त है। इसके वीडियोस रहे हैं कि मैं 10 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इसका प्राइवेट मिलिशिया है, अपनी पर्सनल प्राइवेट आर्मी है, और हर बच्ची जो उस रीजन में नॉर्दर्न सिंध या सदर्न पंजाब में किडनैप होती है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका वीडियो जारी कर देता है खुद की दरगाह के अंदर बुला करके, और उसका कलमा पढ़ने का वीडियो जारी कर देता है, और उस बच्ची को फोर्सफुली कहलवाता है कि मैंने अपनी मर्जी से कलमा पढ़ा है। तो ही इज़ द ब्रेन। काफ़ी प्रयास हमने किए। हमारे एक दोस्त हैं सौरभ भाई पुणे में, उनके एक मित्र हैं यूके में। सारा डॉक्यूमेंटेशन करके हमने यूके गवर्नमेंट को भेजा, और यूके गवर्नमेंट ने मियाँ मिट्ठू की सभी संस्थाओं को बैन कर दिया है। यूके के साथ उनके कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैसेज वेस्ट वर्ल्ड से आना। इसी प्रकार से ओमेंद्र जी 2018 सितंबर में गए थे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में। मेरे जो काउंटर पार्ट हैं, बड़े भाई हैं, हम दोनों मिलके ही निमित्त एकम चलाते हैं, ओमेंद्र रत्नू जी और मैं। और वहाँ हमारे किसी मित्र के सहयोग से स्टेट डिपार्टमेंट के 2 बड़े अधिकारियों से मिले थे, सेक्रेटरी लेवल के। तो उन दोनों से मिलने के बाद में, पूरे दस्तावेज देने के बाद में, जनवरी 2019 में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया इस मामले में कि यहाँ रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, और उनको रिलीजियस माइनॉरिटी एट्रोसिटी की वॉच लिस्ट पे डाला, और कई बिलियन डॉलर की उनकी ऐड ख़त्म कर दी। ऐसे ही लगातार आप जैसे मित्रों के सहयोग से हम लोग यूरोप में भी प्रयास करते रहे। 2019 मई में यूरोपियन पार्लियामेंट की एक डिटेल डिस्कशन और रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 4 बच्चियां रोज़, माइनॉरिटी की 3 बच्चियां रोज़ उठती हैं। फिर 2021 दिसंबर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पाकिस्तान की, जो ह्यूमन राइट की कमेटी थी, उसने भी ये माना है, वहाँ की संसद की कमेटी ने, कि 3 से 4 बच्चियाँ माइनॉरिटी की रोज़ उठ रही हैं। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड फिगर है जो पूरी दुनिया के सामने है, और जिस पे पूरी दुनिया में बात होनी चाहिए। मुझे लगता है 21वीं शताब्दी में डे लाइट में गन पॉइंट पे हमारी बच्चियों को इस तरीके से किडनैप किया जा रहा है। 9 साल से लेकर 16 साल उनकी आयु होती है, कन्वर्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत ही भयंकर और त्रासद बात है जिस पे ये सभ्य समाज बात नहीं करता। तो मैं और ओमेन जी हमेशा कहते हैं, इन 4 बच्चियों का श्राप पाकिस्तान को तो रोज़ लग रहा है, और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। लेकिन हम हिंदुओं को भी उनका श्राप लग रहा है। हम सिटिंग डक्स की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, और हमको शर्म नहीं आ रही 100 करोड़ के हिंदू समाज को, इन सिखों को, हमारे सिख समाज को ये सोचना चाहिए कि सरदार मोहन सिंह जी, चीफ ग्रंथी हमारे ननकाना साहब के, उनकी बच्ची जगजीत कौर उठ जाती है। आए दिन सिखों को गोली मारी जा रही है, हत्याएं हो रही हैं, और ऐसे समय पे अपनी स्पाइन सीधी करके उनसे मुकाबला करने की बजाय या आपस के कन्फ्रंटेशन में इनकी कई लीडरशिप इन्वॉल्व हो गई है, जो देश का और स्वयं का इतना बड़ा नुकसान कर रही है। नहीं तो बहुत सारा जो वहाँ पे जो खालिस्तानी फ्रैक्शन है, बब्बर खालसा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये तो वहाँ बहुत एक्टिव है। और ये इंडिया में जो है ये वॉर की बातें करती है, वहाँ पे क्यों नहीं कर रही हैं? वहाँ पे तो वो रह रहे हैं बब्बर खालसा वाले सारे, तो उनके रहते हुए बच्चियाँ उड़ जा रही हैं, सिखों की बच्चियाँ। हाँ, मतलब ये पूरी तरह से हिपोक्रेसी वाली बात है। मतलब मुझे आज तक इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। कोई भी समाज जो अपनी निरीह बच्चियों के फोर्स कन्वर्जन, किडनैपिंग, उनके बलात्कार, उनके समाज बंधुओं की हत्या पे आंख मूंदता है और बाकी की सारी बातें करता है, तो ये बड़ी भारी हिपोक्रेसी वाली बात है। मतलब ये समझ से परे है। किसी भी सभ्य समाज और चैतन्य समाज में अगर इन बातों पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उनको आईने में झांकना चाहिए एक बार। उनको मतलब शर्म आनी चाहिए, उनको लज्जा नहीं आती है, वो बाकी की सब चीज़ों में लगे हुए हैं। चलो, आपका जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है आप चलाओ, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। अभी हमारे श्री सिंह हैं, सरदार श्री सिंह, यहाँ फरीदाबाद की सिख बस्ती के मुखिया हैं, जाके मिले ना उनसे। भैया आप इतनी सिखिज्म की बात करते हो, करो। 10 गुरुओं के प्रति हमारी भी अनन्य श्रद्धा है। हम रास्ते में से निकलते हैं वैभव भाई, आप और हम, और हमारे रास्ते में कोई गुरुद्वारा आ जाता है तो हमें गुरुद्वारा साहब की मर्यादा पता है कि वहाँ सिर ढक के जाते हैं। तो गाड़ी चलाते चलाते सिर पे हाथ आ जाता है और यूँ हाथ रख के सिर झुकाते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा साहब की मर्यादा है। हम आज भी गुरुओं की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और आप अपनी बच्चियों की किडनैपिंग पे बात नहीं कर रहे हो। आप श्री सिंह जैसे परिवारों को जाके नहीं संभाल रहे हो।
तो ये बड़े बेहद शर्म की बात है। देखिए अभी वहाँ से अफ़गानिस्तान से रेस्क्यू करके सिख समाज के लोगों को लाया गया, गुरु ग्रंथ साहिब को भी ससम्मान लाया गया, थोड़े दिन वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में रहे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक है, मैं सिरसा साहब का आभार व्यक्त करूंगा, मंजिंदर सिंह जी सिरसा का, जिन्होंने उन परिवारों के लिए सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की। हमारी भी उनसे बात हुई, उनके लीगल टेक्निकल इश्यूज़ में कहीं से भी हमारे पास फ़ोन आता है तो हम पूरी सहायता भी करते हैं। लेकिन एक ब्रॉडर सिख समाज का जो रिएक्शन आना चाहिए था वो आया क्या? आपके हमारे होते हुए डे लाइट में अफ़गानिस्तान हिंदू और सिख विहीन हो गया। आपके हमारे होते हुए सिख और हिंदुओं की ग्रॉस पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में 16.7% थी और ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ पे हिंदू बौद्ध जैन की पॉपुलेशन थी 28%, वहाँ 6% रह गए या 2% से नीचे हो गए। कोई बोल रहा है क्या? आपको दिख नहीं रहा क्या? शर्म थोड़ी आती है किसी को? अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा चलाने हैं, डे लाइट में हमारे बहन बेटियां बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, फोर्स कन्वर्ट कर रहे हैं। कभी पेशावर में सिखों की हत्या हो रही है, गुरुद्वारों में 6000 सिख बचे हैं पूरे पाकिस्तानी पंजाब में। 6000 गुरुद्वारों में बैठे हैं छुप के। पूरी दुनिया गुरुद्वारा चलाने के लिए पैसे भेज रही है, तब रोटी खा पा रहे हैं। वहाँ की संगत की विचारों की अब इतनी भी हैसियत नहीं बची कि वो संगत अपने बलबूते पे उन गुरुद्वारों का मेंटेनेंस कर ले और चला ले। पाकिस्तान को दुनिया के अंदर झूठ दिखाना है, इसलिए वो कभी करतारपुर कॉरिडोर पे लिबरल हो जाते हैं, करतारपुर साहिब पे, कभी वो ननकाना साहिब की कहानी सुना देते हैं, धार्मिक वीज़ा दे देते हैं। हमारे लोग इतने भोले भाले हैं कि उसी में पागल होकर लट्टू हो जाते हैं। वो कोई जाके सवाल नहीं पूछ रहा। भाई लाखों सिख थे पार्टीशन में, यहाँ पंजाब में बाद में भी, पंजाब और पेशावर के एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, वो लाखों में से 6000 कैसे रह गए? भाई धरती खा गई कि आसमान निकल गया? सत्य ये है, ज़्यादातर लोग मारे गए, बाकी के केस कत्ल करके उनको जबरन कलमा पढ़वा के उनकी सुन्नत कर दी गई है। आई नो पीपल वैभव जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जिनके आज मुस्लिम नामों से पासपोर्ट है, वो मुझे प्राइवेट में मैसेजेस करके कहते हैं कि वीर जी सानू किसी भी तरह कढ़ लो, उत्थे आके वापस अमृत चकना है, उत्थे आके वापस सानू सिक्खी पानी है। अब भाई यार तुम्हारा मुसलमान पासपोर्ट है, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है वैभव भाई कि हिंदू पासपोर्ट, सिखों के पासपोर्ट को वीज़ा दिलाने के अंदर हमारे दिन और रात की मेहनत लगती है, हमारा पसीना निकल जाता है। तो मुस्लिम पासपोर्ट के पास तो न तो भारत में स्पॉन्सर है, तो हम उनको स्पॉन्सरशिप कहाँ से दिलवाएं? हमको बड़ा दुख होता है, हम उनको नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ कि कितना टाइम लग जाता है आपको, अगर एक परिवार को, अगर जो परिवार आपको संपर्क करते हैं और बोलते हैं भाई उनको खतरा है, वो वहाँ नहीं रहना चाहते, वो आना चाहते हैं, आपको कितना वक्त लग जाता है उनको वहाँ से यहाँ लाने में? रेस्क्यू करने का पूरा प्रोसेस 5 से 6 महीने का है। जिस दिन मन में विचार आएगा और जिस दिन वो व्यक्ति भारत तक पहुंचेगा, इसमें 5 से 6 महीने का वक्त लगता है। सबसे पहला काम है कि वो अपने किसी रिलेटिव को फ़ोन करेंगे भारत में, अपने रिश्तेदार को, भाइयों को, मित्रों को, जिस भी किसी को, कि भाई हम बहुत परेशान हैं, हमारी बच्ची कभी भी उठ सकती है, हमारी सांस ऊपर नीचे, हमें निकालो। वो व्यक्ति हमको संपर्क करते हैं कि भाई साहब मेरे रिश्तेदार हैं, निकलना चाहते हैं। हम उनका स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट या गारंटर का डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। भारतीय व्यक्ति की गारंटी के बिना कोई भी वहाँ वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता भारत आने के लिए। पर्पस भी लिखना पड़ता है कि विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसेस हम पूरा करते हैं। फिर जो सबसे कठिन बात है इसमें, सोनिया गांधी की जो एडवाइजरी कमेटी थी, मैं नाम भूल गया उसका, जिसमें बहुत सारे वामपंथी थे उस कमेटी में, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल था शायद उसका नाम। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे एक शर्त डाल दी गई कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट भेजेगा या बांग्लादेश में भेजेगा, तो उसको कंपलसरी सरकार के गजटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा, और सरकार का गजटेड ऑफिसर अपनी आईडी की फ़ोटोकॉपी और अपना फ़ोन नंबर लिख करके अपनी सील स्टैंप लगा के उसको भी अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट के साथ लगाएगा। हम बड़ी मुश्किल से किसी गजटेड ऑफिसर को तैयार करते हैं, वो साइन भी कर देते हैं। 100-100, 200-200, 300 फॉर्म हम हर महीने साइन कराते हैं आग्रह करके। फिर आईबी और सीआईडी उनके पीछे पड़ जाती है। जैसे कोई इंजीनियर है तो अरे माननीय अभियंता जी, आपको पता है क्या पाकिस्तान से आदमी बुलाए जा रहे हैं आपसे साइन करा के? असल में वो गजटेड ऑफिसर आइडेंटिफाई कर रहा है भारतीय नागरिक को जो गारंटी दे रहा है, वो किसी पाकिस्तानी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि भारतीय नागरिक जो अपना स्पॉन्सरशिप भेज रहा है इसको मैं जानता हूँ।
उससे पहले सेल्फ डिक्लेयर्ड एफिडेविट चलता था स्पॉन्सर का, तो ये चेंज किया तो ये पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे कई बार आग्रह के बाद में भी ये शर्त अभी तक नहीं हटाई। हमने बोला कि आप एक की जगह 2 स्पॉन्सर ले लो, उनके 10 डॉक्यूमेंट बनवा लो, कोर्ट से सेल्फ डिक्लेयर हम दे देंगे। पर गजटेड ऑफिसर को आपकी आईबी और आपकी पुलिस डराती है और फिर हमको दोबारा नए गजटेड ऑफिसर को तैयार करने के लिए बहुत हाथाजोड़ी करनी पड़ती है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ रिलीफ नहीं मिली है। खैर, ये पेपर जाने के बाद में वो लीगल तरीके से वीज़ा फीस भर के अपने पासपोर्ट के साथ में एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो वहाँ भारतीय हाई कमिश्नर इस्लामाबाद बैठता है। फिर वो डॉक्यूमेंट स्कैन होकर विदेश मंत्रालय दिल्ली आता है। दिल्ली से वो मतलब विदेश मंत्रालय से वो कागजात गृह मंत्रालय जाते हैं। गृह मंत्रालय के बड़े ऑफिस से निकल के विदेश विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। वो विदेशियों की देखरेख करते हैं भारत में, उनका डेटा मेंटेन करते हैं और उनके प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। गृह मंत्रालय का विदेश विभाग, उनका विदेश सेल, फॉरेनर सेल, वो भेजता है आईबी को। फिर आईबी दिल्ली भेजती है रेलेवेंट स्टेट को, जैसे मानिए राजस्थान से किसी ने स्पॉन्सरशिप दी है, फिर राजस्थान का हेडक्वार्टर मानो जोधपुर की स्पॉन्सरशिप है वहाँ भेजेगा, और फिर वहाँ का अधिकारी जाके उस व्यक्ति के बारे में ये मालूमात करेगा कि ये एंटी सोशल या एंटी नेशनल तो नहीं है, ये किसी गलत इंटेंशन से, गलत मंशा से तो किसी को नहीं बुला रहा। इतना सब होके इसी प्रोसेस से वापस जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पे वीज़ा तय होगा। आजकल बड़ी परेशानी है वैभव भाई, ये सब काम तो हम कर रहे हैं, इन सब प्रक्रिया में 4 से 6 महीने का समय लगता है। लेकिन वहाँ एक मिस्टर गौरव राजपूत पहुँचे हैं, वो वीज़ा कॉन्सुलेट बन के, गौरव ठाकुर या गौरव राजपूत नाम है उनका, गौरव ठाकुर। वो श्रीमान जी भंग परिवारों को वीज़ा दे रहे हैं, सारे कागज पूरे होने के बावजूद भी। उन श्रीमान जी का ये तरीका है कि 9 लोगों का परिवार है, 7 बच्चे, पति पत्नी, तो पत्नी और एक बच्चे को तो कैंसिल कर देगा और 7 में से 5 को ही देगा। अब आप एक बात बताओ, वो परमानेंट यहाँ पे आ रहा था बेचारा, लीगल तरीके से आ रहा था, वीज़ा लेके आ रहा था, नेहरू लियाकत पैक्ट उसको अनुमति देता है, और आपने 2 जनों का वीज़ा नाजायज़ तरीके से रोक दिया, वैध होते हुए, एप्लीकेशन सही होते हुए। ये लोग महापाप का काम कर रहे हैं। इनको इतना पाप लगेगा कि इनके घरों में इनको 1000 गुना ज़्यादा परेशानियां इन आहों के कारण झेलनी पड़ेंगी इनके जीवन में। इतना बड़ा महापाप कर रहा है। जो भी व्यक्ति जिस भी मोटिवेशन से इन लोगों के साथ ये अत्याचार कर रहा, उसको इस अत्याचार का फल भोगना पड़ेगा वैभव भाई। यहाँ आपके कहने का मतलब है कि अगर 7 लोग हैं एक परिवार में, तो 5 लोग का वीज़ा अप्रूव कर दिया जा रहा है और 2 का कैंसिल कर दिया जा रहा है, जिससे कि ये झक मारा के वापस आए। जिसकी पत्नी और एक बच्चा वहां है, वो क्या करेगा भारत में रह के? आप सोच के देखो ना, अपना परिवार एकजुट होता है। आज मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने ही तय कर लिया मुझे कहीं पे सेटल होना है, और मेरी पत्नी और मेरे बेटे को वीज़ा ना मिले, मुझे और मेरी बेटी को मिल जाए, तो मैं मेरी पत्नी और बच्चे को छोड़ के कितने दिन कहाँ रह सकता हूं? तो इन लोगों के कारण जो वहां पे मास कन्वर्जन हो रहा है, वो ऐसे लोगों के कारण हो रहा है। भारत में जोधपुर और जैसलमेर में कांग्रेस की सरकार पॉलिटिकल मोटिवेशन से 5-5, 2-2 साल से रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं के घर बिना नोटिस दिए, ये इन्वर्टेड कॉमास में वैभव भाई, हमारे यहाँ का अर्बन डेवलपमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने एनक्रोच कर रखा है किसी गवर्नमेंट लैंड पे, तो उसको 1 महीने या 7 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 1 महीने का नोटिस देके उसको अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। निरी गरीब लोगों के झोंपड़े आप बिना नोटिस के जाते हो, बुलडोजर लेके उन पे छोटे छोटे बच्चों पे, औरतों पे लाठियां बरसाते हो। जैसलमेर में हमारी 3 बहनों के हाथ पैर टूट गए, वीडियोज़ है मेरे पास में। ओमेंद्र जी हॉस्पिटल में जाके मिल के आए हैं, जोधपुर ओमेंद्र जी और मैं साथ गए हैं। अथॉरिटी के लोग आए और 1 मिनट में सब तोड़ के चले गए, 1 घंटे में। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को? बैठे होंगे गलत जगह पे। मुझे एक किस्सा याद आता है 1996 का, आई थिंक मैं फाइनल ईयर में था कॉमर्स कॉलेज में। तो जयपुर में एक बांग्लादेशी बस्ती थी रेलवे स्टेशन के पास में, जहाँ आज बहुत बड़ी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंगें बनी हुई हैं। भैरव सिंह जी के ज़माने में उनको लीगली नोटिस दिया गया, उनकी समझाइश की गई, उन्होंने 1-2 बार पत्थर मारे, पुलिस ने उनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया, आर्बिट्रेशन हुआ और उनको बार बार कहा तुमको रीलोकेट करेंगे। और आगरा रोड पे, अब तो वो पूरी तरह से अर्बनाइज हो गई जगह, आगरा रोड पे जयपुर शहर से थोड़ा ही दूर एक गवर्नमेंट लैंड पे वो लोग आज तक बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं। उनको लीगली सही तरीके से रिलोकेट किया, उनके सामान को सरकारी ट्रकों में रख के शिफ्ट किया गया, उनको प्राइमरी सारी सुविधाएं दी गई, बिजली पानी की, और वो लोग वहाँ पे रिलोकेट हुए।
हल्द्वानी की घटना अभी आपने देखी होगी, रेलवे की ज़मीन पर और उत्तराखंड सरकार की ज़मीन पर लगभग 6 साल से इनका मुसलमानों का कब्जा था। सरकार नोटिस दे दे के थक गई थी। अंत में सरकार ने कठोर निर्णय लिया और वहाँ पे दस्ते भेजे हटाने के लिए। कई साल से नोटिस दिए जा रहे थे जिसका वो कोई संज्ञान नहीं ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं कपिल सिब्बल जैसे लोग, और सुप्रीम कोर्ट इतनी अजीब सी बात कहता है कि ये कानूनी रूप से देखने वाला प्रश्न नहीं है, इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अरे भैया, वहाँ कोई रेडिकलाइज हो गया, कल को कोई रेल की पटरी उखाड़ दी, कोई ट्रेन गिरा दी, हजारों लोग मार दिए, तब क्या करोगे सुप्रीम कोर्ट जी? वो इतनी टेक्निकली सेंसिटिव जगह है, आप ऐसी जगह को रिस्क में कैसे डाल सकते हो? तो हमारे देश में बांग्लादेशियों को जब कहीं पे हटाया जाएगा तो रिलोकेट और रीसेटल किया जाएगा। हमारे देश में 50 साल से सरकारी ज़मीन पे 10 साल से कब्जा करके बैठे हुए लोगों को हटाया जाएगा तो कहा जाएगा इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। हमारे देश में कांग्रेस रूल्ड स्टेट के अंदर ऐसे ताबड़तोड़ मकान तोड़ दिए जाएंगे। जैसलमेर का तो मुझे बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ी अम्बेडकराइट बनती हैं, बहुत नामी ब्यूरोक्रेट हैं टीना डाबी। इनका प्रथम विवाह आमिर अतर से हुआ है, कश्मीरी ब्यूरोक्रेट से, टॉपर थी। वो उनका निजी विषय, फिर उनका किसी भी कारण से डाइवोर्स हो गया, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। कोई भी व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या करता है स्वतंत्र है। उसके बाद में वो एक प्रदीप गावड़े साहब हैं जो काफ़ी सीनियर IAS हैं, उनके साथ में शादी करती हैं। वो भी इन्हीं के दलित समाज से आते हैं शायद। बाबा साहेब की फ़ोटो लगाई जाती है और बाबा साहेब की फ़ोटो के फेरे लिए जाते हैं और पूरा एक इवेंट बनाया जाता है और उसको खूब सोशल मीडिया पे प्रचारित किया जाता है। जिन बाबा साहेब का पूरा जीवन दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकारों के लिए निकल गया, जिनकी फ़ोटो लगा के आपने शादी की, आपको शर्म नहीं आई? आपने उन्हीं वंचितों, दलितों, आदिवासियों के घर बिना नोटिस दिए तोड़ दिए और 3-3 बहनों के हाथ पैर तोड़वा दिए, छोटे छोटे बच्चों के लाठियाँ पड़वाई। शर्म नहीं आई? तो शर्म बेच के खा गए हैं लोग वैभव भाई। इनको इनके पापों का दंड मिलेगा। फिर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, काफ़ी दबाव बनाया, अंत में ये कहा कि हम इनको दूसरी ज़मीन दे रहे हैं। और तब तक जो सरकार शेल्टर होम बनाती है, हमारे यहाँ सर्दी भी बहुत तेज़ पड़ती है, तो सर्दियों में जो घुमंतु लोग हैं फुटपाथ पे रहने वाले, उनके लिए सरकार रैन बसेरे बनाती है। वो इंफ्रा था इनके पास में, तो बोला कि हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब ऐसी ज़मीन दी है जैसलमेर शहर से बहुत दूर, जिस पर ना बिजली है ना पानी है। पानी का एक मटका लेने के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ये निर्धन निरीह लोगों के पास में साधन नहीं है, 4 किलोमीटर दूर से पानी कैसे लाएंगे? ये हिपोक्रेसी चल रही है हमारे देश में। जय भाई, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिस्टम पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए? अगर प्रताड़ित वहाँ भी हो रहे हैं, प्रताड़ित यहाँ भी हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इनको वहाँ पे भी जलील कर रही है, यहाँ पे भी जलील कर रही है। इनके घर मकान ये वहाँ भी उनके अपने नहीं है, यहाँ पे भी उनके अपने नहीं है। वहाँ पे भी जब जिसको दिल चाहता है वो आता है, कब्जा करता है, जैसे आपने कहा कि आग लगा देते हैं। यहाँ पे भी टीना डाबी जैसे लोग हैं जो आप बता रहे हैं कि वो गिरा देते हैं जब चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, हम से पाकिस्तान से एक पैरिटी पे नहीं रख सकते जो इंडिया में सिचुएशन है, बट तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी सरकारें जो है वो तो बड़ी उदासीन है इनके प्रति। मतलब चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो उदासीनता तो फिर दिख रही है ना। देखिए, मूल बात इसमें क्या है, देखिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को तो हमको ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो रिलीजियसली मोटिवेटेड है। वहाँ का तो एजेंडा है कि उनको अपनी धरती हिंदू सिख विहीन करनी है। मेरे पास 2015 में एक थ्रेट कॉल भी आया था और बड़ी ठंडी ठंडी बात की, कोई वो अपने आप को ISI का अधिकारी बता रहे थे, और उस समय मैंने एप्लीकेशन वगैरह भी दी थी। पर हमारी पुलिस भी बेचारी क्या करेगी, पाकिस्तान से कॉल आएगा तो हमारी पुलिस वहाँ जाके थोड़ी कुछ कर सकती है। तो मेरा इसमें प्रशासन से कोई मतभेद नहीं है, इसको लेकर के कोई शिकायत नहीं है मेरी। लेकिन उसने बड़ी ठंडी ठंडी बात में कहा कि यार ले जाओ ना सारे तुसी, ले जाओ इन सबको, हमने तो मुसलमानों के लिए देश बनाया था ना, ये यहाँ पे रहे क्यों? अल्टीमेटली उसने बोला इनको कन्वर्ट होना पड़ेगा, इनको जाना पड़ेगा। आप ही सरकार को बोलो दरवाजे खोले, सबको ले जाए, हमको नहीं चाहिए। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी को नेहरू लियाकत पैक्ट का पालन नहीं करना, क्योंकि सरकारों को उस पर दबाव नहीं देना, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हर अल्पसंख्यक को भारत आने का अधिकार है, भारत सरकार उनको अनिवार्य रूप से शरण देगी। 1950 में समझौता हुआ था,
एक इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटी है जिसको यूनाइटेड नेशन में भी एक्नॉलेज कराया गया है, और ये कहा गया कि इनके लिए प्रेफरेंशियल अर्ली सिटीजनशिप की व्यवस्था भारत सरकार करेगी, और इनके पुनर्वास में भी भारत सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट सहयोग करेंगी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो आज तक निरस्त नहीं हुआ। तो क्या राज्य सरकारें और भारत सरकार बाध्य नहीं है उस काम को करने के लिए? चलिए, लैंड और रीसेटलमेंट का इशू स्टेट का है, क्या भारत सरकार ने कभी कोई नोटिफिकेशन निकाला कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके यहाँ इतने लोग हैं, इनको रीसेटल करो? नहीं करते। एक वचन भारत जरूर निभा रहा है, जो आ गया उसको शरण मिलती है। डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं होते हैं किसी के भी। एक आध बार घटना हुई है फोर्सफुली वापस भेजने की वसुंधरा जी के समय में, जिस पर काफ़ी बवेला भी हुआ, और उसके बाद आज तक हमने एक भी व्यक्ति को पाकिस्तान वापस नहीं जाने दिया जबरन, जो हमारी जानकारी में आया। और मैं पीठ पीछे भी माननीय नित्यानंद राय जी की इस बात के लिए बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि एक फ़ोन पे उन्होंने ये आदेश निरस्त कराया। केस मुकदमे चलते हैं, देखेंगे, पर जाने नहीं देंगे वापस। नहीं तो आपके हिसाब से फिर इसका समाधान क्या है? लाखों लोग हैं वैभव भाई वहाँ, हिंदू और सिख अभी भी पूरे पाकिस्तान में देखेंगे तो लाखों की संख्या में है। सिखों की ठीक सी पॉपुलेशन थोड़ी सी नॉर्दर्न सिंध और सेंट्रल सिंध में कंसोलिडेट होके डर के मारे, मान लो कैसे भी मान लो, घिसक के इधर आ गए। और 2000 वीज़ा प्रति माह मिलते हैं, जिसमें उन मुस्लिम्स को भी वीज़ा मिलते हैं जो धार्मिक कारणों से आ रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी में सामाजिक कारणों से आ रहे हैं, या मेडिकल वीज़ा पे आ रहे हैं, उनको भी वीज़ा मिलता है। तो उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है। हिंदुओं को जितना हमने प्रयास किया है, 400-500 वीज़ा प्रति माह से अधिक नहीं मिलते हैं। तो पूरे साल में आप देख लीजिए 500 के हिसाब से 6,000 लोग निकल पाते हैं, हिंदू और सिख। अब हम एक छोटी सी संस्था है, देखिए हम सरकार तो है नहीं, पर पार्थ तुम निमित्तेकम मातृभाव। निमित्तेकम नाम इसीलिए रखा कि हमको लगता है कि भगवान ने हम पे कृपा की है और हम दैवीय कार्य का माध्यम है। निमित्तेकम का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन, दैवीय कार्य का माध्यम होना। हिंदी में निमित्त बोलते हैं कि इस काम के निमित्त प्रभु ने मुझे चुना है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। अब राम सेतु तो देखो वैभव भाई बनना है, बनाने वाले तो नल नील हनुमान जी और जामन जी हैं, पर गिलहरी ने भी तो अपना काम किया था। तो हम राम जी की गिलहरी हैं। अगर प्रभु हनुमान जी जैसा बल देंगे तो वो भी बन जाएंगे, पर हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने हिस्से की रेत रोज ढोते हैं, बिना रुके बिना थके, कई सालों से। क्योंकि जब भी वहाँ कोई बच्ची उठती है तो मुझे रात को नींद नहीं आती है। मेरी भी बेटी है। अगर मेरे दादाजी नहीं आए होते तो मैं वहाँ पैदा हुआ होता तो मुझे रोज़ चिंता होती, मेरी बेटी स्कूल तो गई है, घर वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उन बेटियों के बारे में पढ़ के कोई भी आदमी अगर चैन की नींद सो रहा है तो ये आप मान के चलिए कि उसकी आत्मा मर चुकी है। वो व्यक्ति एक पैसा कमाने वाली मशीन से ज़्यादा आप कुछ नहीं बचा है, जिसके जीवन में स्वार्थ और स्वार्थ की पराकाष्ठा के अलावा आप कुछ भी नहीं। तो जय भाई, मुझे इसमें एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि चलिए 1947 तो हुआ, 1947 का एक प्रीटेक्स्ट था, और ये कहते हैं कि वो 1947 एक बार हो गया, अब दोबारा नहीं हो सकता। 1947 पे आपका क्या टेक है? वो क्यों हुआ? हम उसके हॉरर्स में नहीं जाते कि उसके नतीजे में क्या क्या हुआ हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ, लेकिन भारत में आपको ऐसा लगता है कि क्या वो 1947 रिपीट हो सकता है? देखिए, जितना मेरा अध्ययन है इस पूरे साइक या इस विचार को लेकर के, तो एक इंडिविजुअल मुसलमान आपके साथ सह अस्तित्व आराम से कर सकता है। उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, उसके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, रिश्तेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, जीवन जीना है, पैसा कमाना है। लेकिन ये जो विचारधारा है, ये सह अस्तित्व में, को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करती है। तो आपकी चुनौती ये, अब आप हमारे राजस्थान में देखिए कि जैसलमेर में एक जाति है हमारे यहाँ, लंगा मांगणियार। वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मम्मे खान जैसे और बहुत बड़े बड़े प्यारे प्यारे सिंगर हुए हैं। और हमारे यहाँ विशेष तौर से राजपूत समाज में और कई जातियों में जब माता जी के जागरण होते थे, रात्रि जागा बोलते हैं हमारे यहाँ, रात्रि जागरण, तो उसमें ये लंगा मांगणियार मुस्लिम गाना गाने आते थे। और वैभव भाई इतना बढ़िया
कि आपकी आत्मा को निचोड़ के रख दें, ऐसे माता जी के ये पद और गीत और भजन गाते थे। अब यूपी बिहार के ट्रेंड देवबंद के इमाम मुल्ला मौलाना हमारे यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावाटी और मेवात में पहुंच गए। तो जो लंगा मांगड़ यार कानों में मुर्कियाँ यानी कुंडल पहनते थे, जो मेरे जैसी ऐसी मूछें रखते थे ऊपर करने वाली, जिनके सतरंगी टर्बन यानी बहुत सुंदर राजस्थानी मारवाड़ी पगड़ियाँ हुआ करती थी, उनकी मूछें कट गई हैं, उनके दाढ़ी आ गई है, उनकी पगड़ी हट गई है, पगड़ी के ऊपर उनके टोपी आ गई है, नीचे से उनके धोती हट करके वहाँ पे तहमत आ गई है। एक इतना प्यारा और सुंदर समाज को अननेसेसरी रेडिकलाइज कर दिया। बहुत सारे परिवारों की भूखों मरने की नौबत है, क्योंकि आप ऐसा अलग सी वेशभूषा बनाओगे तो आपको माता जी के गीत गाने कौन बुलाएगा, और आप गाते भी नहीं हो, क्योंकि फिर आपको हलाल और हराम की परिभाषाएं सुना दी गई हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान अल्लाह एक ही और आपको अल्लाह का ही गुणगान करना है, तो भाई तुम मुसलमान होकर माता जी के गुणगान कैसे कर रहे हो? तो ये जो विचारों का पेनिट्रेशन है, तबलीगी जमात का, देवबंद का, बरेलवियों का, सलाफियों का, ये पेनिट्रेशन दोबारा से 1947 इस देश में लाएगा, कोई रोक नहीं सकता। आज जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारे छात्रावास बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ब्यूरोक्रेट बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है, पर जो हेमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं वो रेडिकलाइज करने की जो जड़ है उस पर चोट कर रहे हैं। आप चाइना की तरह यहाँ पे कोई नहीं कर रहा कि इनको कैंप्स में बंद कर दिया जाए, इनकी महिलाओं पे अत्याचार हो, इनको बच्चों पे अत्याचार हो। हमें बोल रहे हैं कि मैं इस पक्ष में हूँ कि आईएएस बनाए जाएं, मैं इस पक्ष में हूँ कि तहसीलदार बने, पटवारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। एक हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर तैयब अलवर में, उनके साथ मिलकर हमने ये अभियान भी चलाया और सैकड़ों बच्चों ने क्वालिफाई भी किया अलग अलग समय पे, उसमें से कईयों का करियर भी बन गया है। लेकिन डी रेडिकलाइज करने के लिए इनकी लीडरशिप आगे क्यों नहीं आती है, जो अपने आप को नेशनलिस्ट मुस्लिम कहते हैं? मदरसा कल्चर को रोकने के लिए नेतृत्ववाद क्यों नहीं करता है? टीवी पे आके दुनिया भर की बकवास, दूसरे लोगों को गाली देने का काम ये क्यों कर रहे हैं इनकी लीडरशिप? इनका समाज उनको उल्टा लटका के जूते क्यों नहीं मारता है, जो लोग समाज को रेडिकलाइज कर रहे हैं? ये प्रश्न है। दूसरा मेरा हमेशा, इसलिए 1947 ये लोग लाके रहेंगे। भाई एक बेसिक सा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि अगर कलाम साहब के एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में भगवत गीता जी थी, आपके परिवारों में जो भी कलाम बनेगा उसको भारत सर माथे पे बिठाएगा। इस देश में प्रोग्रेसिव मुस्लिम के नाते कलाम साहब हमारे सर्वोच्च बने, भारत के प्रथम नागरिक बने, और भारतीय जनता पार्टी ने इस सदाचार को निभाया और करके दिखाया। आदरणीय नजमा हेपतुल्ला जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तो ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों के लिए तो सारा समाज खड़ा हो जाता है, उसमें कोई जाति और धर्म का भेद नहीं होता है। लेकिन इनकी पूरी लीडरशिप को इनका आम समाज जूते क्यों नहीं मारता? मैं मेवात से आता हूं वैभव भाई, हमारे यहाँ सरेआम लैंड जिहाद हो रही है। सरकारी जो गौचरे की ज़मीनें जो जानवरों के चरने के लिए आरक्षित है, अभी एक सहजपुर गांव है हमारे यहाँ पे, गोविंदगढ़ तहसील में और रामगढ़ थाना इलाके में पड़ता है, वहाँ पे सरकार की आरक्षित ज़मीन है 4-4 खसरे कब्रिस्तान के लिए मेव मुस्लिम समाज को। उसमें से एक लैंड तो यूज़ भी नहीं हुई है, उसमें एक भी कवर नहीं है, अभी खाली पड़ी है वो ज़मीन। अब आप एक चीज़ देखिए, वो गांव के बीचों बीच जो एक चारागाह की ज़मीन है, जिस पे 2021 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरे भारत में चारागाह की ज़मीन को ना कन्वर्ट किया जा सकता है, ना अलॉट किया जा सकता है, ना सरकार बेच सकती है, ना कोई खरीद सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान और शमशान कुछ नहीं बन सकता। वहाँ जबरन एक कब्र दफनाई जनवरी में, फिर दूसरी दफनाई, फिर अब तीसरी दफना दी। इनके लीडर जुबेर खान जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और हमारे यहाँ के स्थानीय एमएलए रहे, और उनकी पत्नी अभी एमएलए और उनको मंत्री पद का दर्जा है, वो कहते हैं सार्वजनिक जमीनों पे ही कब्रिस्तान और शमशान बनते हैं। तो भाई आप क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो? और कांग्रेस की सरकार बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जाकर के अपने लीडर्स को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ पे बाहर की पुलिस आती है साइबर क्राइम में, गांवों को, नामों को आइडेंटिफाई करके। एक आईबी के बड़े अधिकारी हैं, उनसे मैंने बड़े चिंतित होकर हमारे यहाँ पे जो साइबर क्राइम हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त की, तो उन्होंने कहा आपका इलाका मेवात जामताड़ा को क्रॉस कर गया है।
10 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़ रुपए की एवरेज लैंडिंग है वहां के खातों में। गांव गांव में प्राइवेट एटीएम्स लगे हुए हैं। लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में अदर स्टेट के सिम कार्ड पे वहां पे साइबर फ्रॉड हो रहा है। पुलिस बाहर के एरिया से आती है, हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, उस पुलिस को, अभी आपके यहाँ की यूपी पुलिस आई थी अयोध्या से, अयोध्या की पूरी प्लाटून आई 20 जनों की एक गांव में रेड करने के लिए। उनको 3 घंटे तक हमारे यहाँ एक थाना अधिकारी ने बिठाए रखा। इतने में पूरा गांव खाली हो गया जहां रेड करनी थी। मेरे को यूपी के ही कोई आप जैसे मित्र हैं, उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ की पुलिस के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। मैं उन थाना अधिकारी से मिलने गया, मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है आपका? उसने कहा भाई साहब चुनाव है, नौकरी करने दो, हमको अनुमति नहीं है कि हम मेव समाज के लड़कों पे अभी रेड डालें। मैंने बोला भाई लाखों करोड़ों का फ्रॉड हो रहा है। भाई साहब देखो, पुलिस तो राज की है, हम तो सब समझते हैं, हमारी भी मजबूरी है, आप समझो। इतनी लाचार है हमारे यहाँ की पुलिस। कल मैं हरियाणा में नूह एसपी साहब से मिलने गया था किसी काम में। हमारे यहाँ एक अकलीमपुर गांव है, वहाँ के मेरे छोटे भाई हैं, उनके ऊपर कोई 2 जनों का पारिवारिक विवाद था, उनका नाम जबरदस्ती सुखविंदर भाई का उसमें डाल दिया। तो हम नूह एसपी साहब से और वहाँ के अधिकारियों से मिलने गए, तो उन्होंने अभी बहुत बड़ी रेड कंडक्ट करी और एक रात में 600 साइबर फ्रॉड करने वाले क्रिमिनल्स को उठाया है। तो वहाँ की पुलिस कह रही थी कि भाई साहब हमने तो बहुत भयंकर टाइट कर रखा है, कई नंबर बंद करवाया, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। गौ तस्करों के विरुद्ध, गौ हत्यारों के विरुद्ध वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नकली दूध बनाने वालों के विरुद्ध, अवैध हथियार बनाने वाले मेवों के विरुद्ध। तो अब वहाँ का सारा क्रिमिनल, चूंकि बॉर्डर शेयरिंग एरिया है, कोई फेंस तो है नहीं स्टेट में, राजस्थान और हरियाणा में काहे की फेंसिंग, बीहड़ है, पहाड़ है, जंगल है, वहाँ से निकल के सब लोग राजस्थान में आ गए। मोबाइल टावरों के नीचे बैठ के पूरी पूरी रात साइबर फ्रॉड चलता है हमारे यहाँ पे। आप अगर स्टेज ऐप पे मेवात सीरीज़ देखें तो वो उतनी ग्रेविटी से तो नहीं दिखाते, पर काफ़ी कुछ उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ये हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है लैंड जिहाद का, हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है लव जिहाद का, हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है साइबर फ्रॉड का, हमारे यहाँ पे नंगा नाच हो रहा है गौ तस्करी और गौ हत्या का। एक क्लासिक केस बताता हूँ मैं आपको। एक घाटमी का गांव है भरतपुर जिले में, कामा के पास में। उस गांव में ऑल्टरनेट हर व्यक्ति के ऊपर गौ हत्या और गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज है। अभी आपने नासिर और जुनैद वाली घटना सुनी होगी। नासिर की हिस्ट्री शीट खुली हुई थी और उसके ऊपर 20-25 से अधिक मुकदमे थे, सिर्फ गौ तस्करी और गौ हत्या के। जुनैद के ऊपर भी 10-12 मुकदमे थे। नासिर इनामी भगोड़ा था पुलिस का। क्या कन्फर्टेशन हुआ, क्या नहीं हुआ, कुल मिला के नासिर और जुनैद की जली हुई लाश मिली। अब नासिर के परिवार ने जब मुकदमा दर्ज कराया तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो ब्राइट चेहरे थे, हरियाणा के नामी चेहरे थे, उन सबका नाम लिखा दिया और इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हो गया कि वो तो मौके पे ही मौजूद नहीं थे। और राजस्थान पुलिस ने अपीसमेंट के लिए धमाधम उनके घरों पे रेड डाली। एक लड़का हमारा भाई श्रीकांत पंडित, उसकी बच्ची, उसके पत्नी का 9 माह का गर्भ गिरा दिया पुलिस ने रेड करके। अरे भाई इतनी क्या आफत आ रही है, इतना सेंसिटिव मैटर है भैया, पहले जांच तो लो। टेक्नोलॉजी है, मोबाइल की डिटेल है, सीसीटीवी फुटेज है, भाई मौका तो दे दो किसी को अपना पक्ष रखने का। बस आपके यहाँ मुकदमा दर्ज हो गया और आपको उनका अपीसमेंट करना है और आप लग गए धुआंधार लोगों के घरों पे रेड करने में, और आपने उसका 9 माह का गर्भ गिरा दिया बेचारी एक महिला का। ये तमाशा चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे मेवात में, बस एक लास्ट छोटी सी बात, हमारे मेवात में योगेश जाटव भटपुरा गांव का है, उसकी हत्या होती है मॉब लिंचिंग से। चिरंजी लाल सैनी जो गहलोत साहब के समाज से आते हैं, उनकी हत्या होती है मॉब लिंचिंग से। एक अहमद का बास गांव है गंडूरा विलेज के पास में ही, हमारे बड़ौदा में कस्बे के पास में, उसकी हत्या होती है मॉब लिंचिंग से। एक भी जगह गहलोत साहब नहीं गए। नासिर और जुनैद के घर गहलोत साहब जाते हैं, उनको नौकरी भी देते हैं, उनको लाखों रुपए का कॉम्पनसेशन भी देते हैं। अरे भाई रजिस्टर्ड गौ हत्यारों को काहे का कॉम्पनसेशन यार? 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया ना, होने दो ना, जांच समय तो आने दो। अपीजमेंट की सारी सीमाएं राजस्थान सरकार लांघ चुकी है। हमारे यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जैसे अखिलेश के राज में यूपी में जाति और धर्म देख करके लॉ एंड ऑर्डर की कंप्लाइंस होती थी आजम खान के राज में, वैसा का वैसा राज राजस्थान में है। करौली दंगों में मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके जाते हैं, लाठियां मारी जाती हैं, सरिये मारे जाते हैं, हिंदू समाज के बच्चे घायल होते हैं, उन पे कई धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं। 25-25 दिन में जमानत होती है वैभव भाई उन घायलों की। उनका ढंग से इलाज तक नहीं कराती है राजस्थान की पुलिस सरकार के दबाव में। और
मुसलमानों के लड़के जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने लाठियाँ मारी, जिन्होंने सरिये मारे, जिन्होंने हमारी शोभा यात्रा का पूरा रथ और झांकियाँ तोड़ दी, भगवान राम की फोटोएं तोड़ दी, बेअदबी करी, उनको 151 में अगले दिन सुबह जमानत मिल जाती है। ये राजस्थान में मल्टीपल जगह होता है। हमारे यहाँ कोविड में सारे हिंदू त्योहारों को बैन कर दिया जाता है। हम कहते हैं भैया कोविड है, ओके कोई बात नहीं, सरकार अच्छा काम कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रैली को कोटा में परमिशन दी जाती है। जिस पीएफआई को अभी भारत सरकार ने संदिग्ध और आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए बैन किया, उसकी रैली को हमारे यहाँ अनुमति मिलती है। हमारे यहाँ राज नहीं है, हमारे यहाँ निज़ाम चल रहा है आजकल। नहीं, आपने ऐसे बताया कि अगर इतनी बायसनेस है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक की तरफ से कोई ब्लो बैक नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए, मेरे को ये लगता है कि हिंदू समाज को भी हमको मतलब बुरा नहीं बोलना चाहिए यार। हम वो सिविलाइजेशन है जो 1300 साल से इस माफिया से लड़ रहे हैं, है ना। हम पहली लड़ाई 13-14 लड़ाइयाँ जीतने के बाद में पहली लड़ाई 16 जून 712 को हारे। आज 17 जून है शायद, तो अब आप लगा लीजिए हमको 1300 कितने साल हो गए हैं। 1311 साल पहले, आज के दिन एक दिन पहले हम पहला युद्ध हारे थे, महाराजा दाहिर सेन सिंध के राजा। तब से हम कंसिस्टेंसी से इस अरबी माफिया का मुकाबला करने में लगे हुए हैं, हम रुक नहीं रहे। 1300 साल से समाज लड़ रहा है, बेचारा कितना लड़ेगा। फिर भी आम हिंदू ने फिर भी मोदी जी को वोट दे करके अपनी प्रतिरोध दिखाया, और पूरा प्रो हिंदू मूवमेंट जो है वो क्या धकेलते 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 इस माफिया मजहब ने सरकारों के सहयोग से हमको दीवार के लगा दिया। और हमें लगा यार हमारी बच्ची जा रही है, हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारी संपत्ति जा रही है, और माइनॉरिटी के नाम पे ये हमको ही धमका रहे हैं। तो फिर हिंदू समाज ने एकजुट होकर वोट करना सीख लिया, और एक बार नहीं 2-2 बार मोदी जी को जिता दिया। भारतीय जनता पार्टी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वैभव भाई। आप देखिए पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी में जनता कितनी मैच्योर हो गई है। जनता विधानसभा में दिल्ली में केजरीवाल को वोट देती है, हमारे यहाँ विधानसभा में जनता वोट देती है कांग्रेस को, अशोक गहलोत की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बनती है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बनती है। लेकिन 2019 में जनता बीजेपी को वोट देती है। हमारे यहाँ सीएम के बेटे हार जाते हैं, 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार जाती हैं। मध्य प्रदेश में 2014 में 29 में से 27 सीटें थी, 2 कांग्रेस की थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। और 2019 में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य भी हार जाते हैं, 1 सीट बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ में 2014 में 9 सीटें थी, फिर 1 सीट वहाँ पे भी 10 हो जाती हैं, जबकि थम्बिंग मेजोरिटी से उन्होंने कांग्रेस को शासन दिया। जनता भी बहुत मैच्योर हो गई है। हमारी पार्टी को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कर्नाटक में क्यों हारते हैं, हम राजस्थान में क्यों हारते हैं, हम मध्य प्रदेश में क्यों हारते हैं, हम छत्तीसगढ़ में या हिमाचल में क्यों हारते हैं। मेरे को भी वैसे तो बीजेपी से टिकट का एस्पिरेंट हूँ, पर फिर भी कहे बिना नहीं रहा जाएगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की समय भारतीय जनता पार्टी ताकतवर लीडरों के निर्माण का एक इंस्टीट्यूशन था। वैसी ताकतवर लीडरशिप अब के समय में न जाने कहाँ लैकिंग है हमारी, कहाँ मिसिंग लिंक है कि अब वैसी ताकतवर लीडरशिप नहीं निकल के आ पा रही है। ये एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा कि अभी हाल ही में आप कुछ पाकिस्तान से 5 बच्चियों को आप बचा करके ले आए जो कि उठने वाली थी, उनकी किडनैपिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी और आपको पता चला, और आपने बहुत इमरजेंसी में आपने उनको निकाला, जिसके लिए मैं और मुझे पक्का यकीन है हमारे देखने वाले भी सभी आपको धन्यवाद कहेंगे इस कार्य के लिए। लेकिन इस कार्य में जब ये इमरजेंसी में आप करते हैं और जब नॉर्मली आप उनको जब मूव कराते हैं, इन दोनों में एक फ़र्क क्या आता है, आप ज़रा मुझे ये बताइए। और एफर्ट में कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, एक पार्ट सवाल का ये है। और दूसरा जो इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो ये है कि चलिए ठीक है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं, अक्सर आर्गुमेंट देते हैं कि यार वो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो ISI के लोग नहीं है, क्या गारंटी है कि वो उधर के भेजे हुए नहीं है। जैसे आपने एक ऑफिसर का नाम लिया कि वो 7 बंदों में से 5 को तो वीज़ा दे देते हैं, 2 का अटका देते हैं वो एक ही परिवार के। तो क्या गारंटी है कि वो जो आने वाले हैं वो सारे के सारे एक्चुअली हिंदू हैं, उनमें से कोई एक उनका अपना बंदा नहीं है। देखिए, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देता हूँ। एक तो कंपलसरी इंडियन रिलेटिव की, उनके रिश्तेदार की, ब्लड रिलेटिव की स्पॉन्सरशिप चाहिए।
तो स्पॉन्सर स्वयं हमारे पास आता है, क्योंकि उस स्पॉन्सर को पता है कि ये हमारी कागजी कार्रवाई में और निकालने में मदद करेंगे। तो पहली बात तो जिस दिन वो आदमी आ रहा है उस दिन उसका ब्लड रिलेटिव भारत में मौजूद है। दूसरी बात, ब्लड रिलेटिव का भी पूरा वेरिफिकेशन आईबी कर रही है, तब वीज़ा मिल रहा है, इसीलिए वीज़ा में समय लगता है। इस प्रोसेस को बाईपास करने के लिए हम कभी भी सरकार को नहीं कहते हैं। सरकार अपनी सुरक्षा नीतियों पे अटल होकर काम करे, हमारी इसमें सहमति है। तीसरी बात, 1971 से 2023 तक एक भी विस्थापित पाकिस्तानी हिंदू जिसने असाइलम की एप्लीकेशन लगाई, अपने आप को यहाँ सरेंडर किया कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, ऐसे किसी भी व्यक्ति पे भारत द्रोह का केस नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी जगह से एब्सकॉन्ड या मिसिंग नहीं है कि उसने वीज़ा जयपुर का लिया और वो 6 महीने बाद गायब हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। वो अपने आप को सर्विलांस में रखते हैं, लॉ ऑफ लैंड का पालन करते हैं और किसी भी सेंसिटिव चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसे दसियों शिकायतें, 50 शिकायतें इन लोगों के विरुद्ध हुई और सभी में इनको क्लीन चिट और बाइज्जत बरी वाला ही मामला निकला है। तो ना तो देखिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम शिकायतें करते कौन है इनके खिलाफ? जनरली लोकल इश्यूज हो जाते हैं, लोकल आबादी के साथ कोई छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो गया, वर्चस्व की लड़ाई हो गई, तो लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्टेट सीआईडी, ये 4 डिपार्टमेंट मिलकर जनरली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हमारी 4 एजेंसियों में बड़े विद्वान ऑफिसर्स हैं, वो अगर क्लीन चिट दे रहे होंगे तो पूरी छानबीन के बाद ही देंगे, ऐसे तो कोई देगा नहीं। तो ऐसा एक भी केस नहीं आया। अब पहला वाला प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा कि इमरजेंसी के केस में आप क्या करते हो, तो भाई वैभव भाई बड़े लोगों के पैर पकड़ते हैं, उनको कहते हैं पुण्य का काम है। अभी जो ओड़ समाज के एक महिला पुरुष, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और उनकी 5 बच्चियाँ आई हैं, 5 बच्चियाँ इतनी प्यारी हैं, मुझे मेरी बेटी नज़र आती है उनमें। ये फ़ोन पे रोते थे। इनकी बच्ची को अटेम्प्ट हुआ था लगभग 2.5-3 महीने पहले कराची के अंदर बीचों बीच उठाने का। बच्ची बड़ी हिम्मत वाली थी, जिस किस तरीके से हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग गई, बच गई किडनैपिंग से, और फिर ये घर से बाहर पूरा परिवार निकला नहीं, और वो इनकी कॉलोनी तक पीछा करते हुए कई दिन सुराग लगाते रहे। कैसे बचा के इनको वहाँ से निकाला, दूसरी जगहों पे छुपाया, और गृह मंत्री माननीय नित्यानंद जी राय और बाकी लोगों ने इसमें हमारा सहयोग भी किया। हमने उनको केस की सीरियसनेस बताई तो उन्होंने हमारा इसमें सहयोग भी किया। और माननीय दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी 18 तारीख रविवार को दिल्ली में पीतमपुरा के आगे एक श्री खाटू श्याम धाम मंदिर है अलीपुर में, वहाँ पे 18 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे कई पाकिस्तानी हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं। इन 5 बच्चियों का बहुत प्रेम से कल वो सत्कार करने वाली हैं। वो कार्यक्रम में आप भी इनवाइटेड हैं। अगर आप उससे पहले इसको रिलीज़ कर दें तो हमारे दर्शक भी इनवाइटेड हैं, आएँ, लोगों से मिलें, दीदी माँ का आशीर्वाद लें। तो ऐसे संत समाज में भी कुछ प्रज्ञावान लोग हैं। माननीय दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी अपनी भागवत में इन बच्चियों की पीड़ा को, इस समाज की, इन वंचित शोषित पाकिस्तानी हिंदुओं की, दलितों की, आदिवासियों की पीड़ा को खुल करके अपनी भागवत के मंचों से उठाती हैं और हर प्रकार का हमें आशीर्वाद और सहयोग देती हैं। तो ऐसे संत समाज के भी कुछ प्रज्ञावान संतों का हम पे आशीर्वाद है। और ये मिशन होता है वैभव भाई, रास्ता तो प्रभु बना देता है, पार्थ त्वम निमित्तेकम मातृभव। जब सोच लिया कि ये 5 मेरी जानवी जैसी बेटियां हैं और ये कभी भी उठ जाएंगी, तो फिर ईश्वर सहाय होता है, ये संत सहाय होते हैं, रास्ता बनता है। मेरे लिए और ओमेंद्र जी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू था। हम लोग पर्सनली इसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व हो गए थे कि ये बच्चियां किसी भी तरीके से निकलनी चाहिए और इनको कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और माता जी की भरपूर कृपा रही। मैं माँ हिंगलाज को प्रणाम करूँगा, जिनको ढूंढते ढूंढते मैं माँ हिंगलाज भवानी को ढूंढते ढूंढते इस मिशन में इन्वॉल्व हो गया। 2009-10 से सोशल मीडिया पे ये सब देखते देखते माता जी की कृपा से ये देवी स्वरूप 5 बच्चियां और इनके माता पिता सुरक्षित भारत आ गए। ऐसे इमरजेंसी केसेस साल में 2-4 बार आते हैं, हमको मदद भी मिलती है, हम अपने पूरे तंत्र का उपयोग करते हैं। माननीय आरएसएस के संघ के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये सब ऐसे क्रिटिकल मामले में आगे बढ़ के हमको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने इतने सालों में अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कमाया है। हिंदू समाज का हम पे बहुत आशीर्वाद है, बहुत स्नेह है। धन से भी हिंदू समाज पीछे नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में किसी को कोई सहयोग करना हो तो भी हमारी सब लोग सहायता करते हैं। उन सबको मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे दिल के, हमारे हृदय के बहुत निकट था, और ये बच्चियाँ सुरक्षित आज दिल्ली में आपके हमारे बीच में हैं।
बहुत प्रसन्नता की बात है मेरे लिए, मैं आपको बता नहीं सकता है कितना इमोशनली मैं इसमें जुड़ गया था, और मैं रोज़ की चिंता करता था और रोज़ लड़ाई लड़ता था इनके वीज़ा के लिए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपने बीजेपी की बात की, तो जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, सीए और एनआरसी का, जब अभी वो आता भी नहीं है, अभी तो उसका बिल भी नहीं बना था, लेकिन फिर भी उसके नाम पे एक हवा खड़ा करके जब शाहीन बाग में और लोग बैठ जाते हैं और पूरी दिल्ली को, नेशनल कैपिटल को एक तरीके से हॉस्टेज बना लेते हैं, और उस शाहीन बाग से इस देश में करीब 100-150 अलग अलग शाहीन बाग पूरे देश में बन जाते हैं, कोई औरंगाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई कहीं, कोई कहीं। तो ये सरकार फिर उनके हाथ से ब्लैकमेल भी तो होती है ना, तो ये भी एक कड़वा सत्य है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है वैभव भाई कि भारतीय जनता पार्टी के और संघ के विचार से जो लोग आते हैं, 3 मुद्दे उनके उनके रक्त में बहते हैं, ब्लड में ट्रैवल करते हैं। धारा 370, समान नागरिक संहिता यूसीसी जिस पे आजकल बात हो रही है, और राम मंदिर इस सरकार ने पॉलिटिकल विल से बनवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूसीसी का पहला सोपान सक्सेसफुली ट्रिपल तलाक इस सरकार ने पार किया, और 370 सरकार ने सफलतापूर्वक हटाई। अब मेरा इसमें ये मानना है कि इन तीनों मुद्दों पे देश साथ में खड़ा होगा, क्योंकि देश को एजुकेट किया आपने बहुत सालों तक, आपके काडर को, आपके कार्यकर्ता को, सबको एजुकेट किया। अब इस मुद्दे पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, इसमें जो मुझे कमी नज़र आती है कि सरकार बिल तो लाई, सब कुछ लाई, हम जैसे लोग भी थे तंत्र से जुड़े हुए जो सहायता लेने आते थे, सबके पास पहुंचते थे। इसको सही तरीके से आम हिंदू समाज को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे संघ के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बहुत सारी कार्यशालाएं छोटी बड़ी करने की आवश्यकता थी। बहुत सारे ट्रेनर्स टाइप के प्रोग्राम हम जैसे लोगों को बुला के करने चाहिए थे। मैं एक भी डिबेट नहीं हारा हूँ वैभव भाई इस मामले पे। मैंने CNN पे, आज तक पे, जहाँ पर भी मैं पैनलिस्ट बन के गया हूँ, मैंने निरुत्तर किया है कांग्रेस को, वामपंथियों को और मुसलमान प्रतिनिधियों को उनके झूठ पर। मैंने साबित किया है कि आप डे लाइट में नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हो। ऐसा ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की यदि हुई होती तो इतने करुणापूर्ण कानून पर आप नैरेटिव वॉर नहीं हारते। आपके घर का बच्चा, आम हिंदू बच्चा, मॉडरेट बच्चा पूछने लग गया, मम्मा इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है? अरे बेटा, इसलिए नहीं है क्योंकि नेहरू जी ने जब प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था, तो ये पाकिस्तानी और अफगानी माइनॉरिटी प्रायोरिटी पे भारत आ सकती है, रह सकती है, और इनको प्रायोरिटी पे नागरिकता मिलेगी, ये पुराने एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन साथ में ये भी लिख दिया कि ये केवल उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा जिनके माता पिता का या खुद का जन्म 1947 15 अगस्त से पहले हुआ है। तो हमने कहा कि आप नेहरू लियाकत पैक्ट में हर माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शरण दे रहे हो, भारत में 5 साल के बच्चे को भी। अब 5 साल के बच्चे के पास तो प्रूफ है नहीं, क्योंकि उसका पिता या माता तो 1947 के बाद पैदा हुए हैं, कोई 1980 में हुआ है, कोई 85 में हुआ है, कोई 90 में हुआ है। तो ऐसे बच्चे को आप 12 साल तक नागरिकता के लिए क्यों लटकाना चाहते हो? उसका तो करियर स्टक हो रहा है। तो कृपा करके आप ये 1947 15 अगस्त से पहले का माता पिता का स्वयं के जन्म का प्रमाण लाओ, इसको रिमूव कर दीजिए, तो सभी लोगों की नागरिकता एक साथ हो जाएगी। इतनी सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं थी। उतने सिंपल करुणापूर्ण चेंज को भी हम नैरेटिव वॉर में हार जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर झांकने वाली बात है कि इतना करुणापूर्ण कानून पे आप क्यों हार गए, जिहादियों से आप क्यों ब्लैकमेल हो गए। हमारे आज के ज़माने के लॉ पुरुष माननीय अमित शाह जी को बार बार इस बारे में बात आते ये क्यों कहना पड़ता है कि नियम बन रहे हैं, जल्दी लागू हो जाएगा। अब यूसीसी आ रहा है, आदरणीय अमित शाह जी, माननीय सरकार, आपसे आग्रह है, जो पहले से बना हुआ उसको तो लागू कर दीजिए। क्या यूसीसी पे जिहादी समाज सड़कों पे नहीं आएगा? फिर आप यूसीसी लागू नहीं करोगे, या सिर्फ नोटिफाई करके राष्ट्रपति जी से साइन करा के बोलोगे नियम बन रहे हैं? तो इससे क्रेडिबिलिटी भी तो हमारी खराब हो रही है। हमारी एज ए पार्टी, एज ए कार्यकर्ता, आज किसान बिल 1 साल के स्ट्रगल के बाद में, 1.5 साल बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी 1 सवा साल में बाद में वापस लेते हैं। जो कार्यकर्ता साल भर से आपके लिए संघर्ष कर रहा था, जो रोज लोगों की गाली खा रहा था, उस बेचारे को तो कूदने को कुआं नहीं मिला उस दिन। तो
हमने वामपंथियों के साथ भी काम किया, कांग्रेसियों के साथ भी काम किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले सब लोग कहते थे जय भाई आप एक मानवीय काम कर रहे हो, हम भी आपकी मदद करेंगे। सीए आने के बाद सीए लागू भी नहीं हुआ, और जो वामपंथी तो पहले से थोड़ा इसको मानवीय दृष्टि से देखते थे, या जो कांग्रेसी इसको मानवीय दृष्टि से देखते थे, या जो सेंट्रलिस्ट इसको मानवीय दृष्टि से देखते थे, उन सब के लिए पाकिस्तानी हिंदू जय आहूजा, ओमनिंद्र रत्नू और हम जैसे एक्टिविस्ट आज शत्रु हो गए। तो हमने एक तरफा आपके मंचों पे आकर के अपने मित्रों को शत्रु भी बना लिया। समाज में इन लोगों के प्रति जो लोग कुछ सिंपैथी रखते थे उन लोगों को भी खो दिया। और जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए हमने इतनी मतलब मजबूती से लड़ाई लड़ी और सरकार की सारी गोलियां अपनी छाती पे हमने खाई, तो हम मारे भी गए और हमें कुछ मिला भी नहीं। इस वजह से हज़ारों लोग कन्वर्ट हो गए पाकिस्तान में। इस वजह से बहुत हमारी सरकार की गुडविल पे भी बात आई है। तो आप इतने ताकतवर और मजबूत लोग हैं, आपको पीछे हटने की अनुमति नहीं है हिंदू समाज की ओर से। आप पे सब कुछ न्यौछावर कर दिया है हमने, आप पे सब कुछ न्यौछावर कर दिया है हमने। क्लियर मेजोरिटी की सरकार भी आ गई है, फिर भी हम स्टेट्स हार जाते हैं, हम सीए लागू नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। राजस्थान के बारे में चलते चलते मैं आपको एक बात कहूँगा कि अब राजस्थान में नेशनलिस्ट हिंदू और ग्राउंड पे ताकतवर चेहरे अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राजस्थान में भी लड़ाई बहुत कठिन हो जाएगी फ्रीबीज के कारण। क्योंकि अब वहाँ पार्टी माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। माननीय मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लोकसभा का ही होना चाहिए, राज्यों का नहीं होना चाहिए। तो जब राज्य में कोई भी परिस्थिति में मान लीजिए हम अभी केंद्र ये सोचता है कि कोई कैंडिडेट नहीं चेहरा दिया जा सकता, कोई बात नहीं, मत दीजिए। लेकिन अब की बार वसुंधरा जी और उनके जो संगी साथी गैंग के पैटर्न पे अगर टिकट दिए जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिले के जिले साफ हो जाएंगे। अब की बार ताकतवर प्रो हिंदू नेशनलिस्ट चेहरों पे जो ग्राउंड पे बहुत एक्टिव हैं, जिन्होंने गांव-गांव छान मारे हैं, जो लैंड जिहाद के विरुद्ध खड़े हैं, जो लव जिहाद के विरुद्ध खड़े हैं, जो इस प्रकार की सारी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध खड़े हैं, जो हिंदू समाज के लिए शील्ड बन के, एक ढाल बन के सामने आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अब की बार पार्टी टिकट दे। या आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोकसभा हारना ये देश और यहाँ का हिंदू समाज अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ के दंडवत दे के माननीय मोदी जी तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आपका आना आपके लिए उतना आवश्यक नहीं है 2024 में जितना सड़कों पे काम करने वाले हम जैसे जो डेडिकेटेड लॉजिकल और नेशनलिस्ट हिंदू हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे परिवार हैं, उनके लिए आपका आना जरूरी है। मोदी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप इस बात को सुने। नैया तो आपके नाम से ही पार लगेगी, लेकिन छोटे छोटे खिवैया एक एक चप्पू लेके आपकी नैया में, आपके जहाज में हम जैसे अपना काम करते रहें, ये भी उतना ही ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा वैभव भाई। थैंक यू सो मच जय भाई कि आप आए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपके साथ पॉडकास्ट करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी देखने वालों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करें ना करें, इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास ये जो सच्चाई है, जो सच है पाकिस्तान में, जो हिंदुओं के साथ जो ज़ातियाँ हो रही है और जो बच्चियों के साथ जो हो रहा है, और किस तरह से भारत में कितनी मुश्किलें और परेशानियाँ उठाने के बाद उनको यहाँ पे नागरिकता दिलाई जाती है, जो जय भाई जैसे लोग करते हैं। तो देखते रहिए डिफेंस से ऑफेंस। जय हिंद।